सबसे पहले बात जयपुर की, जहां पर राजस्थान दिवस के मौके पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में उद्यमी संवाद समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्योगपतियों से सीधे संवाद किया और इंडस्ट्री से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा भी की। तस्वीरें आप देख लीजिए, जब दीप प्रज्वलन के साथ में इस कार्यक्रम का आगाज किया जाता है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहां पर दिखाई देते हैं और इस मौके पर राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी और राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की गई। साथ ही करोड़ों रुपए के डेवलपमेंट कार्य और नए प्रोजेक्ट का फाउंडेशन भी रखा गया। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यक्रम में एकीकृत क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को लोन और स्वीकृति पत्र भी सौंपे गए। तो वहीं RECO ने लोन अप्रूवल, रिजर्वेशन, लीज डीड और अलॉटमेंट लेटर भी वितरित किए। CSR के तहत SMS हॉस्पिटल और अपना घर को डमी चेक भी दिए गए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री यानी कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, KK विश्नोई, मुख्य सचिव V श्रीनिवास भी मौजूद रहे। आपने देखा इस गौरवशाली अवसर पर राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए अभी आपने देखा है 3 महत्वपूर्ण नीतियां हमने लॉन्च की है। इनमें से एक राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, जो निवेशकों को तैयार बुनियादी ढांचा कराने में मददगार बनेगी। आज ही हमने राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी लॉन्च की है, जो प्रदेश के एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण का एक प्रमुख हब बनेगी। इसी कड़ी में हमने भविष्य की तकनीकी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी लॉन्च की है। ये नीति राजस्थान को सेमीकंडक्टर निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाएगी। और यही नहीं, आपने देखा है लगातार हमने हमारी पॉलिसी लॉन्च की है। उन पॉलिसियों का कारण है कि किसी भी प्रकार से किसी उद्यमी को परेशानी नहीं हो, किसी मेरे व्यवसायी को परेशानी नहीं हो, उसको उस पॉलिसी के आधार पर अपना काम ठीक प्रकार से कर सके। पहले लोग करते थे, वो शकल देख करके काम करते थे। हम नीति के हिसाब से काम करते हैं। यह दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पिछले 2 साल में हमने 34 नीतियां लागू की हैं और मैं आप सभी उद्यमियों को इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। आज प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 345 करोड़ रुपए की लागत से 86 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आज विभिन्न RECO औद्योगिक क्षेत्रों में 119 करोड़ की लागत से बिजली, पानी, सड़क व अन्य आवश्यक सुविधाओं से जुड़े 40 कार्यों को पूर्ण कर प्रदेशवासियों को समर्पित। हम सबका आइडेंटिटी होती है, हम सबकी आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। हमारी छोटी पहचान होता है हमारा नाम, शायद उससे बड़ी पहचान होती है ये जो फेडरेशन यहां पे बैठी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी पहचान होती है राष्ट्र, और राष्ट्र के बाद पहचान है हम सब राजस्थानी हैं और हमें इस बात का गर्व है कि हम राजस्थानी हैं। आज उसी दिवस की पहचान के अंदर हम यहां पर मौजूद हुए। आप सबसे बातचीत तो लगातार होती रहती है, लेकिन आज का जो विषय है, आज का जो कारण है, वो राजस्थान का जन्मदिन है, जिसके लिए हम सब अपने आप को गौरवान्वित से महसूस करते हैं। उद्योग से जुड़े हुए यहां सब व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से आपको मैं इस बात का भी धन्यवाद देता हूं कि न केवल राजस्थान को बल्कि पूरे देश को आर्थिक रूप से जो मजबूती मिल रही है, और हम गर्व से जब कहते हैं कि पूरा देश आज दुनिया के अंदर 5वें स्थान पर है, तो आप सबके कारण है। मैं इसके लिए भी आप सबको बधाई और धन्यवाद देता हूं। आप सबको मैं योद्धा मानता हूं, आर्थिक योद्धा, देश को सशक्त करने के लिए, राज्य को सशक्त करने के लिए। और इसी कारण से मैं ये बात कहने जा रहा हूं। अभी आप देख रहे हैं ना कि देश के, दुनिया के अंदर व्यापार को, एनर्जी को शस्त्र की तरह इस्तेमाल करा जा रहा है, और आप लोग इससे डायरेक्टली प्रभावित भी हैं। अलग अलग तरीके हो गए हैं आजकल हमला करने के देशों पर, प्रभाव डालने के देशों पर।
तो एक तरह से जब युद्ध होता है तो सब एक साथ आते हैं। उसके लिए भी मैं सभी उद्यमियों को आज धन्यवाद देता हूं कि मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर राजस्थान के अंदर जितने भी उद्यमी हैं वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि यह शस्त्र की तरह इस्तेमाल हो रहा है और राजस्थान के सारे उद्यमी इस समय राष्ट्र के साथ और राज्य के साथ खड़े हुए। आज जिस मोड़ पर जिस समय के अंदर राजस्थान प्रदेश चल रहा है, निश्चित रूप से ये अब पहचान बनाने के लिए या अब उस पंक्ति को ढूंढने के लिए मजबूर नहीं है। अब प्रदेश भारत के नक्शे में तो है ही, लेकिन विश्व के नक्शे के अंदर भी एक अग्रणी प्रदेशों के अंदर आ चुका है। आज निवेशकों का जो उत्साह है, जो उनके कदम है और जो उनको हमारे मुख्यमंत्री जी के विजन ने उनको एक आकर्षण दिया, चाहे वो प्रवासी बंधु हो, चाहे वो निवेशक हो, जिस कम समय के अंदर जो इतना बड़ा जमीन के ऊपर निवेश को उतार देना, ये बहुत बड़ी बात है। इसको यदि अपन सोचें तो कल्पना से परे है और ये अभी तक निरंतर प्रक्रियाधीन भी है और आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रदेश एक अलग ऊंचाइयों पर जाने वाला। आज भी जैसे कि हमने देखा कि 3 नई पॉलिसीज, अब वो क्षेत्र वो सेक्टर भी चुने जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ, यहाँ पर आपने अभी सुना होगा कि खनिज को लेकर के प्रदेश अपन मिनरल रिच स्टेट है, रेयर अर्थ के खूब सारे भंडार मिले हैं। ये सेमीकंडक्टर, हर चीज आगे से आगे मैंने बताया जैसे कि राउंड अबाउट में सारी चीजें जुड़ी हुई है। उन सारे क्षेत्रों को समय समय के साथ में आपके बीच में पॉलिसी के तहत लाया भी जा रहा है। चाहे अपन लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात करें, नए नए जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, नई नई ICDs आने वाली है, नए नए कंटेनर डिपो आने वाले हैं, वेयर हाउसेज हो रहा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से सबका भविष्य, व्यापारियों का भविष्य उज्जवल है और राजस्थान प्रदेश का निश्चित रूप से आप और हम सब मिलकर के प्रदेश को अग्रणी प्रदेश बनाने में, विकसित राजस्थान बनाने में अपनी भूमिका अदा कर भी रहे हैं और आगे आने वाले समय में और मजबूती से करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ ये जो आज का जो संवाद कार्यक्रम सिर्फ वही नहीं, बजट से पहले भी अभी रोटरी के माननीय यहाँ पर डाइस से बोल रहे थे कि हमने जो मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिए 40%। नेपाल के नुवाकोट में बुधवार दोपहर एयर डायनेस्टी का हेलीकॉप्टर काठमांडू से रासुआ जा रहा था जब ये क्रैश हुआ। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई, जिनमें 4 चीनी नागरिक और एक पायलट शामिल है। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू टीम और फायर फाइटर्स घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हेलीकॉप्टर ने त्रिभुवन एयरपोर्ट से 1:45 बजे उड़ान भरी थी, लेकिन 3 मिनट में संपर्क टूट गया। ये नेपाल में 15 दिनों में दूसरा बड़ा विमान हादसा है। 24 जुलाई को सौर्य एयरलाइंस का 21 साल पुराना प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें 18 लोग मरे, जिनमें एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल थे। नेपाल में पिछले 14 साल में 12 विमान हादसे हो चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने के कारण ये लगातार हो रहे हैं, जिसके चलते यूरोपीय यूनियन ने नेपाली करियर को अपने एयर स्पेस में बैन करके रखा है। और अब जयपुर के चौमू से बड़ी खबर कि थाना मोड़ पर वकीलों ने NH 52 पर हुए तेज रफ्तार थार हादसे के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। वकीलों का आक्रोश विशेष रूप से मृतक वकील विजेंद्र सैनी और रिटायर्ड शिक्षक की मौत को लेकर था। उन्होंने चौमू थाने के सामने धरना देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त और तुरंत कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस हादसे में लापरवाही और तेज रफ्तार ने कई जानें ली है। मृतक परिवार को न्याय दिलाना प्राथमिकता होनी चाहिए। वकीलों ने घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग उठाई, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। और ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें, वकीलों का एकजुटता के साथ में ये प्रदर्शन देखने को मिला। और मृतक वकील विजेंद्र सैनी को यहाँ पर न्याय दिलाने की मांग करते हुए ये दिखाई देते हैं। चौमू थाना ये बताया जा रहा है जिसके सामने ये विरोध प्रदर्शन तमाम वकीलों ने किया है। चलिए फिर से खबरों का रुख करेंगे। बाड़मेर से गुजरात की तरफ जा रहा एक टैंकर बुधवार को नेशनल हाईवे 68 पर सिवाड़ा के पास में मुख्य पुल पर चढ़ते ही अचानक से भीषण आग की चपेट में आ गया। तस्वीरें बहुत ही डरा देने वाली ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जिससे कुछ ही पलों में पूरा टैंकर आग की लपटों में घिर गया और हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और यातायात अस्थायी रूप से बाधित भी हुआ। तस्वीरें
वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभालने का प्रयास किया, तो वहीं सांचौर से पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। हादसे में एक व्यक्ति के जिंदा जलने से मौत भी हो गई। हालांकि मृतक की पहचान और अन्य आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने के साथ तेज धमाके की आवाज भी सुनाई दी थी, जबकि पुलिस फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें NH 68 बताया जा रहा है और हाहाकार यहां पर मच जाता है इस हादसे के चलते। टैंकर में आग लग जाती है, धमाके के साथ में ये आग लगती है और देखिए कितनी दूर तक ये आग फैलती चली जाती है। यातायात पूरी तरह से बाधित रहा, लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो गई और वहां पर जिस किसी ने भी ये मंजर देखा सभी के रोंगटे खड़े हो गए। धौलपुर के बाड़ी से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। कैला देवी दर्शन कर लौट रहे यात्रियों से भरी एक पिकअप अचानक से अनियंत्रित होकर के माता मंदिर के पास में बिजली के खंभे से जा टकराई। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए, जिनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हुई। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है, तो वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद में शव सौंपा है। ये आगरा के कुछ लोग माता जी के दर्शन करके लौट रहे थे। पिकअप वाहन था, वो अचानक रोड से नीचे उतर गया और खंभे से टकरा गया, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। 2 सामान्य थे, एक गंभीर था, जिसे धौलपुर रेफर कर दिया था। धौलपुर पहुंचते ही दौरान इलाज एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसका नाम रंजीत उर्फ कालू पुत्र टीकम सिंह निवासी कचपुरा। राजसमंद के सापोल गांव की भील बस्ती में स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत पर पिंजरे में कैद पाया गया पैंथर वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू करके दूसरे पिंजरे में शिफ्ट किया और वन विभाग की नर्सरी में पशु चिकित्सक के द्वारा जांच के बाद में स्वस्थ पाए जाने पर इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। तस्वीरें आप देख लीजिए पैंथर की, जो कि पिंजरे में कैद है। राजसमंद की तस्वीरें। हालांकि अब पैंथर को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया है। पहले तो देखा है कि पैंथर का स्वास्थ्य कैसा है और ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी थी। उसके बाद वन विभाग पूरी तरह से एक्टिव हुआ और दूसरे पिंजरे में इसको शिफ्ट किया गया। बांसवाड़ा के आबापुरा थाना क्षेत्र के छापरिया गांव से एक चौंकाने वाला मामला देखने को मिला है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोग कथित फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। बताया जा रहा है कि सभी ने रात के समय दूध के साथ में भोजन किया था, जिसके बाद एक एक कर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और तेज उल्टियां शुरू हुई। हालत गंभीर होने पर परिजन तुरंत सभी को जिला अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां पर उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों की प्राथमिक जांच में मामला फूड पॉइजनिंग का माना जा रहा है और सभी मरीजों को निगरानी में रखा है। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी छापरिया गांव के लिए रवाना हुई और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें देख लीजिए। और अब हिंडौन सिटी के धाखड़ पोठा बाजार की बात करेंगे, जहां पर दिन दहाड़े मारपीट और पथराव की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि खाना देकर लौट रहे युवक शाहनवाज पर कुछ युवकों ने हमला किया और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिससे बाजार में अफरा तफरी का माहौल रहा। तस्वीरें देख लीजिए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हुए, जबकि पुलिस मौके पर पहुंचकर उनकी तलाश में जुटी है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से व्यापारियों और आमजन में काफी गुस्से का माहौल है। तो दिन दहाड़े पथराव से दहशत का माहौल है और मारपीट के बाद में आरोपी फरार है। हिंडौन सिटी की ये तस्वीरें। बार बार पथराव से लोगों में गुस्सा यहां पर फूट पड़ा। पुलिस का पूरा जाब्ता यहां पर तैनात रहता है। और अब जयपुर के चौमू से बड़ी खबर कि थाना मोड़ पर वकीलों ने NH 52 पर हुए तेज रफ्तार थार हादसे के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। वकीलों का आक्रोश विशेष रूप से मृतक वकील विजेंद्र सैनी और रिटायर्ड शिक्षक की मौत को लेकर था। उन्होंने चौमू थाने के सामने धरना देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस हादसे में लापरवाही और तेज रफ्तार ने
कई जानें ले ली और मृतक परिवार को न्याय दिलाना अब प्राथमिकता होनी चाहिए। वकीलों ने घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग उठाई। और अब बांसवाड़ा के कुशलगढ़ इलाके की बात करेंगे, जहां पर हिंडोलिया चारण गांव में सरकारी वाहनों पर पथराव की गंभीर घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 35 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अब तक 13 आरोपियों को डिटेन भी किया है। घटना के वीडियो के आधार पर लगातार पहचान और गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कल कुशलगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के पास में ही हिंडोलिया चारण कोई गांव है, वहां पर खाली जमीन सरकार ने नगर पालिका को कचरा डंपिंग यार्ड के लिए आवंटित कर रखी थी। वहां पर कुछ लोगों का वहां बारिश के समय अतिक्रमण रहता है, मकई वगैरह बोते हैं, ज्वार वगैरह, बाजरे वगैरह बोते हैं। वहां पर आसपास के जो लोग बाग हैं हिंडोलिया के, वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे डंपिंग यार्ड न बने। कल पुलिस प्रशासन, एसडीएम साहब, एसएचओ, डीवाईएसपी साहब वगैरह सब वहाँ पर नाप चौक करने गए थे, नगर परिषद के अधिकारी वगैरह, कि भाई यहाँ पर कितना कितना कैसे डंपिंग यार्ड होगा। इतने में वहाँ आसपास जो लोग बारिश के समय अतिक्रमण करते हैं, वो लोग सारे आजू बाजू में जो पहाड़ी हैं छोटी छोटी, उन पहाड़ियों पे चढ़ के पथराव कर दिया, जिसमें 5-7 पुलिसकर्मियों के चोटें भी आई है और प्रशासन की 1-2 गाड़ियों के कांच वाच टूटे हुए हैं। इस बारे में 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। सीआई साहब की तरफ से, एसएचओ साहब की तरफ से एक मुकदमा दर्ज हुआ है, एक मुकदमा अधिशासी अधिकारी ईओ साहब जो है वहाँ के मामूल। बाली थाना क्षेत्र में बुधवार को बाली दांतीवाड़ा सड़क मार्ग पर एक गंभीर सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 मोटरसाइकिल आमने सामने टकरा गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मिली जानकारी के मुताबिक सादड़ा निवासी गमनाराम किसी काम से दांतीवाड़ा जा रहे थे, तभी भूरिया बाबा मोड़ के पास में उनकी बाइक सामने से आ रही बाइक से टकरा गई। दूसरी बाइक पर सवार भाई बहन भरत कुमार और उसकी बहन लता कॉलेज की परीक्षा देने जा रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि सभी सड़क पर ही गिर पड़े। घटना की सूचना मिलते ही बाली पुलिस और 108 एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को बाली अस्पताल में एडमिट करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में 1 मई से पिथौरागढ़ के 14,500 फीट ऊंचाई स्थित शिव पार्वती मंदिर के कपाट खुलेंगे और आदि कैलाश यात्रा का औपचारिक शुभारंभ होगा। ये मौका स्थानीय लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शीतकालीन प्रवास के बाद वे अपने गांवों की तरफ लौटना शुरू करेंगे। कुटी गांव में ग्राम प्रधान नगेंद्र सिंह कुटियाल और पुजारियों की बैठक में व्यवस्थाओं की समीक्षा के बाद कपाट खोलने का फैसला लिया गया। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। 1 मई से शिव पार्वती मंदिर के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसका कई लोगों को बेसब्री से, कई श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार है।